राइज ऑफ मगध एंड फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। आज हम उस रीजन की बात करने वाले हैं जहां एंशिएंट इंडिया का पहला एम्पायर फॉर्म होता है। जी हां, हम जानेंगे कि कैसे मगध का राइज होता है एक महाजनपद से एम्पायर तक। इसी बीच हम बात करेंगे अलेक्जेंडर के फेमस इन्वेजन की और फाइनली बढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के फाउंडेशन की तरफ। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मगध की जियोग्राफी से। जियोग्राफी ऑफ मगध। मगध 16 महाजनपदों में से एक था। ये आज के बिहार स्टेट के पटना, गया, नालंदा और शाहबाद डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता था। इसके साउथ वेस्ट में अवंती था, नॉर्थ वेस्ट में कोसाल और नॉर्थ में वज्जी कन्फेडरेसी। इसकी अर्ली कैपिटल थी राजगृह, जो बाद में शिफ्ट होकर बनती है पाटलिपुत्र। ये एरिया फर्टाइल सॉइल और रिच आयरन माइंस का सोर्स था। अब जानते हैं मगध की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मगध। मगध का पहला इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है बिंबिसार को, जो कि बुद्ध के कंटेम्पररी थे। बिंबिसार हर्यंक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ये 52 इयर्स तक मगध के राजा रहते हैं, रफली फ्रॉम 544 BC टू 492 BC। बिंबिसार मगध की टेरिटरी को बढ़ाते हैं थ्रू मैरिज अलायंसेस एंड वॉर। कोसाल की प्रिंसेस के साथ मैरिज करने पर इनको काशी का कुछ पार्ट डाउरी में मिलता है। वहीं अंगा को वॉर में जीत लिया जाता है। साथ ही वैशाली की लिच्छवी प्रिंसेस के साथ शादी करने से मगध की डिप्लोमैटिक पावर बढ़ती है। कहा जाता है कि बिंबिसार को उनके ही बेटे अजातशत्रु इंप्रिजन कर देते हैं और मार देते हैं। लेकिन बिंबिसार की डेथ का मतलब ये नहीं था कि मगध की पावर कम हो जाए। मगध की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है अंडर अजातशत्रु, जो 492 BC में मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। अजातशत्रु कोसाल के राजा प्रसेनजीत पर अटैक करते हैं और पूरे काशी पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद ये टारगेट करते हैं वज्जी को, जिसमें कंस्पिरेसी की हेल्प से डिसेंशन पैदा कर जीत हासिल करते हैं। अजातशत्रु रूल करते हैं 460 BC तक। उसके बाद मगध के राजा बनते हैं उदयन। उदयन गंगा और सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस पर एक फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। उदयन के बाद एक नई डायनेस्टी आती है मगध में, शिशुनाग की। इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था अवंती की पावर को डिस्ट्रॉय करना। शिशुनाग डायनेस्टी लंबे समय तक नहीं रहती और उसकी जगह आती है नंद डायनेस्टी। नंदर्स को इंडिया का पहला एम्पायर बिल्डर भी कहा जाता है। तो अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं पावरफुल नंद डायनेस्टी के बारे में। स्टोरी ऑफ नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी 343 से 321 BC के बीच मगध को रूल करती है। इसके फाउंडर थे महापद्मनंदा। पुराणास में महापद्मनंदा को क्षत्रिय क्लास का सफाया करने वाला कहा गया है, क्योंकि इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया की सभी रूलिंग डायनेस्टीज जैसे कि पांचालस, कुरुज, अस्मकस, इक्ष्वाकुस, सूर्यसेनाज एटसेट्रा को हराकर इनके स्टेट्स को एनेक्स कर लिया था। इंडिया और ग्रेको रोमन ट्रेडिशंस इनको लो बर्थ का बताते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में इनको अननोन लीनिएज का बताया गया है। सभी सोर्सेज में नंद डायनेस्टी के 9 रूलर्स बताए गए हैं, लेकिन इनके नाम को लेकर सभी में डिफरेंस देखने को मिलता है। लास्ट नंद किंग धननंद को बताया जाता है, जो महापद्मनंद के बेटे थे। इनके पास एक विशाल सेना थी। ग्रीक सोर्सेस के अकॉर्डिंग नंद की सेना में 20,000 कैवलरी, 2 लाख इन्फेंट्री, 2,000 चैरियट्स और 3,000 एलिफेंट्स थे। महापद्मनंद कलिंग को भी कॉन्कर कर लेते हैं। लास्ट नंद रूलर धननंद के टाइम में ही अलेक्जेंडर का इन्वेजन इंडिया पर होता है। लेकिन अलेक्जेंडर की आर्मी ईस्ट में मगध की सेना का सामना करने के लिए आगे नहीं बढ़ती, इसलिए अलेक्जेंडर और धननंद कभी आमने सामने नहीं आते। लेकिन धननंद अपने असभ्य स्वभाव और शोषणकारी टैक्स पॉलिसीज की वजह से अनपॉपुलर बन जाते हैं और मगध की प्रजा उनके खिलाफ जाकर चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करती है मगध का राजा बनने में। चंद्रगुप्त मौर्य धननंद को हराकर 321 BC में मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं, जिसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। तो दोस्तों, मगध के राइज को तो हमने जान लिया। अब आइए समझते हैं कि ऐसे क्या रीजंस थे कि 16 महाजनपदास में से मगध ही एक एम्पायर फॉर्म करने में सक्सेसफुल होता है। कॉजेज ऑफ मगध's सक्सेस। मगध की सक्सेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे।
जैसे एक रीजन था एम्बिशियस और काबिल रूलर्स का होना, चाहे वो बिंबिसार हो या महापद्मनंदा। ये सभी रूलर्स मगध की पावर बढ़ाने के लिए पैशनेट थे। दूसरा फैक्टर था मगध की जियोग्राफिकल लोकेशन। यहां पे रिच आयरन माइंस थी, जिससे मगध के रूलर्स को वेपन्स की इजी सप्लाई पॉसिबल थी। मगध का रीजन फर्टाइल एरिया था, इसलिए यहां पे एग्रीकल्चरल सरप्लस भी ज्यादा अटेन होता था, जो रूलर्स इजीली टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट कर सकते थे। इस रीजन में एलिफेंट की भी अबंडेंट सप्लाई थी, जो हेल्प करती है एक पावरफुल आर्मी बनाने में। इसके अलावा मगध की कैपिटल्स का स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर होना भी एक फैक्टर था उनकी सक्सेस का। पहली कैपिटल राजगीर 5 हिल्स से सराउंडेड थी, इससे उस पर कॉन्क्वेस्ट करना मुश्किल था। दूसरी कैपिटल पाटलिपुत्र बहुत सी रिवर्स जैसे कि गंगा, गंडक, सोन और पुनपुन के कॉन्फ्लुएंस पर थी, इसलिए उसको वाटर फ्रंट या जलदुर्ग भी कहा जाता था। इसको भी कैप्चर करना इजी नहीं था। ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट का इजी मीडियम भी थी, जिससे ट्रेड बढ़ता है, जैसे कि गंगा के रास्ते वाराणसी, कौसाम्बी जैसी सिटीज के साथ ट्रेड होता था। इसके अलावा मगध के रूलर्स को मेटालिक मनी के बढ़ते यूसेज और टाउन्स के डेवलपमेंट का भी फायदा पहुंचता है, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स के डेवलपमेंट पर वो टोल टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। ये टैक्सेस हेल्प करते हैं एक विशाल आर्मी को मेंटेन करने में। ये सभी फैक्टर्स मिलकर मगध को एम्पायर बनने में सक्सेस दिलाते हैं। मगध के राइज के टाइम ही एक और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट होता है, वो था अलेक्जेंडर का इन्वेजन। तो चलिए अब उसके बारे में भी जानते हैं। अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया। मगध एम्पायर के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर था इरेनियन एम्पायर। यहां 4th सेंचुरी बीसी में ग्रीक्स और इरेनियंस के बीच फाइट चल रही थी वर्ल्ड सुप्रेमेसी के लिए। मैसिडोनिया के अलेक्जेंडर की लीडरशिप में ग्रीक्स फाइनली इरेनियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अलेक्जेंडर एशिया माइनर और इराक को भी जीत चुके होते हैं। इसके बाद वो बढ़ते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया की इमेंस वेल्थ के किस्से उन्होंने भी सुने थे, जो उनको टेम्प्ट करते हैं इंडिया के इन्वेजन के लिए। अलेक्जेंडर को जियोग्राफिकल नॉलेज और नेचुरल हिस्ट्री के लिए भी पैशन था। इंडिया अलेक्जेंडर के एम्पायर के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा फर्टाइल और प्रोडक्टिव था। यह भी एक रीजन था उनके इंडिया इन्वेजन का। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन भी अलेक्जेंडर के प्लान को सूट कर रही थी, क्योंकि ये एरिया बहुत सी इंडिपेंडेंट मोनार्कीज और ट्राइबल रिपब्लिक्स के बीच डिवाइडेड था। अलेक्जेंडर के लिए इन्हें एक एक करके जीतना आसान था। अलेक्जेंडर काबुल से खाइबर पास के रास्ते 326 बीसी में इंडिया आते हैं। उनको 5 महीने लगते हैं इंडस रिवर तक पहुंचने में। अंभी, जो तक्षशिला के रूलर थे, अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर देते हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स अलेक्जेंडर को देते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर जब झेलम पहुंचते हैं, तब उनका सामना होता है पोरस से। पोरस किंगडम ऑफ अभिसार के राजा थे। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच होता है बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। अलेक्जेंडर पोरस को हरा तो देते हैं, लेकिन पोरस की बहादुरी और साहस से काफी इंप्रेस होते हैं, इसलिए वो पोरस को उनका किंगडम वापस कर उनको अपना एलाय बना लेते हैं। उसके बाद वो ब्यास तक आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर तो और भी आगे जाना चाहता था, लेकिन उनकी आर्मी आगे बढ़ने से मना कर देती है। ग्रीक सोल्जर्स 10 साल से लगातार युद्ध करके परेशान हो चुके थे। इंडिया का हॉट क्लाइमेट भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा था और अब वो बस घर वापस जाना चाहते थे। उन्होंने मगध की स्ट्रांग आर्मी के बारे में भी सुना था और वो उसका सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिए अलेक्जेंडर के बार बार कहने पर भी वो नहीं मानते हैं। और अलेक्जेंडर, जिसे कोई भी दुश्मन हरा नहीं सका था, अपने ही सोल्जर्स के सामने हार जाते हैं। वापस जाते टाइम अलेक्जेंडर बहुत से छोटे छोटे रिपब्लिक्स सिबोई, अगलसोई, क्षुद्रकाज, मल्लज को भी डिस्ट्रॉय करते हुए जाते हैं। अलेक्जेंडर 323 बीसी में बेबीलोन पहुंचते हैं, जहां फीवर से उनकी डेथ हो जाती है। 19 मंथ्स के लिए अलेक्जेंडर इंडिया में रहते हैं। ज्यादातर जीते हुए स्टेट्स को वो उनके पुराने रूलर्स को ही वापस कर देते हैं, जब वो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अपनी टेरिटोरियल पोजेशंस को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और सब में एक ग्रीक गवर्नर अपॉइंट करके जाते हैं। वो कुछ सिटीज की भी फाउंडेशन यहां रखते हैं, जैसे कि काबुल रीजन में अलेक्जेंड्रिया, झेलम पर बुकेफला और सिंध में अलेक्जेंड्रिया। तो ये थी अलेक्जेंडर के इन्वेजन की कहानी। अब चलिए समझते हैं इसके इफेक्ट्स को। इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन।
अलेक्जेंडर के इन्वेजन की वजह से एंशियंट यूरोप और एंशियंट इंडिया पहली बार क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। इस इन्वेजन से 4 नए लैंड और सी रूट्स खुलते हैं इंडिया और ग्रीस के बीच। इससे ग्रीक मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन का इंडिया में आना बढ़ता है और ट्रेड फैसिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अलेक्जेंडर ने जो सिटीज फाउंड की थी इंडिया में, जैसे कि बुकेफेला, अलेक्जेंड्रिया एटसेट्रा, वहां लार्ज नंबर में ग्रीक लोग सेटल होते हैं। अलेक्जेंडर पहली बार ओशन देखते हैं एट द माउथ ऑफ द इंडस। उनको इसकी जियोग्राफी जानने में डीप इंटरेस्ट था, इसलिए वो अपने एक नेवल ऑफिसर नियाकस की लीडरशिप में एक फ्लीट भेजते हैं टू एक्सप्लोर द कोस्ट। ग्रीक हिस्टोरियंस ने अलेक्जेंडर के कैंपेन्स के क्लियरली डेटेड रिकॉर्ड्स भी दिए हैं। ये हमें हेल्प करते हैं आगे के इवेंट्स की सही क्रोनोलॉजी डिसाइड करने में। इसके अलावा ये हिस्टोरियंस हमें सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताते हैं, जैसे कि सती प्रथा के बारे में। नॉर्थ वेस्ट में ऑक्सिन की फाइन ब्रीड की इंफॉर्मेशन भी है। अलेक्जेंडर यहां से 2 लाख ऑक्सिन मैसेडोनिया भेजते हैं। नॉर्थ वेस्ट के छोटे छोटे स्टेट्स को डिस्ट्रॉय करके अलेक्जेंडर यहां मौर्यन एम्पायर के एक्सपेंशन का रास्ता भी साफ कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन के न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे मगध, एक महाजनपद, अपनी पावर ग्रेजुअली बढ़ाता है और बनता है इंडिया का पहला एम्पायर अंडर नंद डायनेस्टी। इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि अलेक्जेंडर के सोल्जर्स भी आगे बढ़ने से डरते हैं। साथ ही हमने अलेक्जेंडर के इन्वेजन और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को भी जाना। अब हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की, जिसने सबसे पहले एक पैन इंडिया एम्पायर की स्थापना की। तो शुरू करते हैं मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी से, जिन्होंने अराउंड 321 बीसी में नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को हराने के बाद मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की बर्थ को लेकर हमें अलग अलग व्यूज मिलते हैं। ज्यादातर हिस्टोरियंस मौर्य फैमिली को लो कास्ट या ट्राइबल ओरिजिन का बताते हैं। बुद्धिस्ट सोर्सेज में चंद्रगुप्त मौर्य को पिपलवाहना के मौर्य क्लैन का बताया गया है। मौर्य नाम भी इसी मौर्य ट्राइब से डिराइव किया गया। पुराणाज में मौर्यज को शूद्र बताया गया है। ग्रीक सोर्सेज में भी चंद्रगुप्त को लो ओरिजिन का कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को उनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था और वो एक हम्बल बैकग्राउंड से थे। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, उनका पालन एक पैस्टोरल फैमिली करती है। दूसरी तरफ चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो नंद डायनेस्टी को खत्म करने में उनकी हेल्प कर सके। चंद्रगुप्त अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे जब चाणक्य उन्हें पहली बार देखते हैं। चंद्रगुप्त की लीडरशिप स्किल्स से इंप्रेस होकर चाणक्य उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। अब जानते हैं कि कैसे चंद्रगुप्त बनते हैं मगध के राजा। चंद्रगुप्ता's राइज टू पावर। चंद्रगुप्त चाणक्य की हेल्प से अपनी एक आर्मी बनाते हैं। इस आर्मी की हेल्प से वो नॉर्थ वेस्ट के एरिया को जीत लेते हैं। यहां अलेक्जेंडर के जाने के बाद सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी पावरफुल रूलर नहीं था, इसलिए इसको जीतना बहुत आसान था। इसके बाद वो नंद रूलर धनानंद की आर्मी को हराकर 321 बीसी में मगध के राजा बनते हैं। धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुई बैटल की डिटेल्स हिस्टोरिकल सोर्सेज में नहीं मिलती। हम बस इतना जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है और नंद डायनेस्टी के शासन का एंड। अब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने के बाद के कुछ अचीवमेंट्स को। चंद्रगुप्त मौर्य's अचीवमेंट्स। मिलिट्री फ्रंट पर चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहला चैलेंज था सेल्यूकस निकेटर से सामना। 305 बीसी के अराउंड इंडस रिवर के वेस्ट के एरियाज में सेल्यूकस निकेटर रूल कर रहे थे। ये अलेक्जेंडर के गवर्नर थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध में चंद्रगुप्त जीत जाते हैं। अराउंड 303 बीसी में दोनों के बीच एक शांति समझौता होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और इंडस के वेस्ट का एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। दोनों के बीच एक मैरिज अलायंस भी होता है। कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से करते हैं। साथ ही वो ग्रीक एम्बेसडर मेगेस्थनीज को मौर्यन कोर्ट में भेजते हैं। मेगेस्थनीज काफी सालों तक मौर्यन कोर्ट में रहते हैं और इंडिका नाम की बुक लिखते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स बन जाता है मौर्यन एम्पायर का।
इसके अलावा हिस्टोरियंस मानते हैं कि वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन में भी चंद्रगुप्त अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं। सिर्फ आज के केरला, तमिलनाडु और ईस्ट इंडिया के पार्ट्स चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अलग अलग पार्ट्स को जीतने की डिटेल्स हमें नहीं मिलती। ग्रीक राइटर्स सिर्फ इतना लिखते हैं कि 6 लाख की आर्मी से चंद्रगुप्त मौर्य पूरे देश को जीत लेते हैं। सौराष्ट्र या काठियावाड़ में इनका कंट्रोल था। यह बात प्रूव होती है रुद्र दमन के जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से। इसमें लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्ता ने यहां फेमस सुदर्शन लेक को बनवाया था। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश करने में सफल होते हैं। फाइनली वो अपने बेटे के फेवर में राजगद्दी छोड़ देते हैं और जैन मंक भद्रबाहु के साथ कर्नाटका चले जाते हैं। यहां पर जैन रिलीजियस सेंटर श्रवणबेलगोला में वो अपनी बाकी की लाइफ स्पेंड करते हैं। फाइनली जैन प्रैक्टिस सल्लेखाना यानी स्लो स्टार्वेशन के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेसर बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी पत्नी दुर्धरा की संतान थे। एक लेजेंड के अनुसार चाणक्य स्मॉल डोसेज में चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में पॉइजन मिलाते थे, जिससे उनकी बॉडी यूज्ड टू हो जाए और एनिमीज के द्वारा पॉइजन देने पर भी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु न हो। अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज में क्वीन दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बना हुआ खाना खा लेती हैं। चाणक्य समझ जाते हैं कि दुर्धरा अब नहीं बचेंगे, इसलिए वो अनबॉर्न बच्चे को बचाने का डिसीजन लेते हैं और तलवार से दुर्धरा के वूम को कट करके बच्चे को बचा लेते हैं, जिसका नाम बाद में रखा जाता है बिंदुसार। 297 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के साउथ चले जाने के बाद बिंदुसार राजा बनते हैं। ग्रीक सोर्सेज में इनको एमिट्रोक्रेटीज कहा गया है। इनको स्लेयर ऑफ फोज यानी कि दुश्मनों का विनाश करने वाला भी बोला जाता है, लेकिन इनकी विक्ट्रीज के बारे में हिस्टोरिकल सोर्सेज में डिटेल नहीं मिलती। लेकिन यह माना जाता है कि इनके ही रूल के टाइम डेक्कन के एरिया पर मौर्यन कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है। इनके कॉन्टैक्ट्स सीरिया के सेल्यूसिड राजा एंटियोकस I के साथ भी थे। ये एंटियोकस से रिक्वेस्ट करते हैं स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स और एक सोफिस्ट भेजने के लिए। इनकी रिलीजियस लीनिंग्स आजीविकाज सेक्ट की तरफ थी। बुद्धिस्ट सोर्सेज के अनुसार इनकी डेथ होती है अराउंड 273 से 272 बीसी में। इसके बाद 4 साल तक इनके बेटों के बीच युद्ध चलता है सक्सेशन के लिए, जिसमें अल्टीमेटली अशोक को जीत मिलती है और वो बनते हैं मौर्यन डायनेस्टी के अगले राजा। सम्राट अशोक के बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अब हम जानते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एम्पायर 4 प्रोविंसेस में विभाजित था। उसकी सेंट्रल कैपिटल पाटलिपुत्र में थी। 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स थीं, तोसाली, उज्जैन, सुवर्णगिरी और तक्षशिला। मौर्यन एम्पायर हाईली सेंट्रलाइज्ड था, मतलब सारी पावर का सोर्स सेंट्रल अथॉरिटी के पास था। यह सेंट्रल अथॉरिटी किंग होता था, वही मंत्रियों और ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता था। किंग को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद के हेड को मंत्री परिषद अध्यक्ष कहते थे। काउंसिल के बाकी मेंबर्स थे युवराज यानी द क्राउन प्रिंस, पुरोहित यानी द चीफ प्रीस्ट, द सेनापति यानी द कमांडर इन चीफ और अमात्य यानी कि सिविल सर्वेंट्स एंड फ्यू अदर मिनिस्टर्स। इसके अलावा मौर्यन एम्पायर में बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे जो कुछ इस तरह कैटेगराइज्ड थे। पहले तीर्थस और अमात्यस, ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे, आज के सेक्रेटरीज की तरह। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रोल निभाते थे। इनकी संख्या 18 थी। दूसरे अध्यक्ष, रैंक में ये तीर्थस के बाद आते थे। टोटल 20 अध्यक्षस थे। इनके पास मिलिट्री और इकोनॉमिक फंक्शंस होते थे। और थर्ड महामत्यस, हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स। अध्यक्षस मिलकर एक सेक्रेटेरिएट बनाते थे जो बहुत से डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होता था, जैसे कि रेवेन्यू, मिलिट्री, एस्पियोनाज एंड पुलिस डिपार्टमेंट। इसके अलावा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलग अलग ऑफिसर्स होते थे, जैसे कि प्रदेशिका यानी मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, स्थानिका यानी टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर अंडर प्रदेशिका, दुर्गापाल यानी कि गवर्नर ऑफ फोर्ट, अंतपाल यानी गवर्नर ऑफ फ्रंटियर,
अक्षपटल यानी अकाउंटेंट जनरल, लिपिकार्स यानी स्क्राइब्स और गोपर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटेंट्स एटसेट्रा। इन सारी इंफॉर्मेशन से हम कह सकते हैं कि मौर्याज का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत डेवलप्ड था। अब बात करते हैं दो ऐसे सोर्सेज की जिससे हमें मौर्यन एम्पायर और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका। कौटिल्य एंड हिज अर्थशास्त्र। कौटिल्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे। इनको चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी नंदाज को हराने में। राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि एक बुक है स्टेट क्राफ्ट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। यह संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। ओरिजिनल अर्थशास्त्र को 1905 में रुद्रपत्न श्यामशास्त्री, जो एक संस्कृत स्कॉलर एंड लाइब्रेरियन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणज या सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें पहले 5 सेक्शंस डील करते हैं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक को। नेक्स्ट 8 सेक्शंस में इंटरस्टेट रिलेशंस को डिस्कस किया गया है और लास्ट 2 सेक्शंस में बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स मिलते हैं। इसमें अराउंड 6000 श्लोकास हैं। इसका कंपैरिजन मैकियावेली की प्रिंस से किया जाता है। अर्थशास्त्र में स्टेट की सप्तांग थ्योरी हमें मिलती है, मतलब स्टेट के 7 लिम्स बताए गए हैं, जैसे कि किंग, मित्र यानी फ्रेंड, दंड यानी आर्मी, कोश यानी ट्रेजरी, दुर्ग यानी फोर्ट, जनपद यानी टेरिटरी और अमात्य यानी मिनिस्टर्स। इसमें स्लेव्स के 9 टाइप्स बताए गए हैं। आर्मी को चतुरंग बल कहा गया है, यानी कि 4 फोर्सेस होते थे, इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। इसके अलावा हमने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो पढ़ा, वो इंफॉर्मेशन भी हमें यहीं से मिलती है। मौर्यन इकोनॉमी के बारे में भी अर्थशास्त्र में डिटेल्स मिलती हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप्स के टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, लैंड रेवेन्यू यानी कि भाग 1/6 ऑफ प्रोड्यूस होता था। इसके अलावा इरिगेशन टैक्स, टोल टैक्स, प्राण्य टैक्स एटसेट्रा होते थे। ऑफिसर्स के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उनका नाम भी हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। इसके अलावा राजा की कई ड्यूटीज होती थी, उसको कैसे रूल करना चाहिए एटसेट्रा भी अर्थशास्त्र डिटेल में डिस्क्राइब करती है। इसका रेलेवेंस हम इसी बात से समझ सकते हैं कि आज भी पॉलिटिकल थ्योरी में अर्थशास्त्र की स्टडी की जाती है। अब बात करते हैं दूसरे कंटेम्पररी टेक्स्ट यानी कि मेगास्थनीज की इंडिका की। मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। इनकी बुक इंडिका भी इंपॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन पीरियड के लिए, लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। हमें इसकी इंफॉर्मेशन बाद के ग्रीक और रोमन राइटर्स जैसे कि स्ट्राबो, जस्टिन, प्लिनी, अरेन एटसेट्रा के वर्क्स में मिलती है। मेगास्थनीज ने मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि उनका ज्यादा समय यहीं पर गुजरा था। वो बताते हैं कि पाटलिपुत्र एक मोट यानी कि खाई से घिरी हुई थी। पैलेस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल वुड का बना हुआ था। इंडिका में कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसे हम सही नहीं मानते, जैसे कि मेगास्थनीज कहते हैं कि यहां कोई स्लेव नहीं था, लेकिन हमने देखा कि अर्थशास्त्र में 9 टाइप्स के स्लेव्स के बारे में बताया गया है। हम ये कह सकते हैं कि यहां स्लेव्स की कंडीशन वेस्टर्न वर्ल्ड की जितनी खराब नहीं थी, इसलिए मेगास्थनीज को लगता है कि कोई भी स्लेव नहीं है। इसके अलावा वो सोसाइटी में 7 क्लासेस बताते हैं, न कि 4 वर्णास। ये 7 क्लासेस थी फिलोसोफर्स, कल्टिवेटर्स, हर्ड्समैन, आर्टिजन्स एंड ट्रेडर्स, सोल्जर्स, ओवरसियर्स एंड काउंसलर्स। मेगास्थनीज कहते हैं कि इंडिया में 2 भगवान को पूजा जाता है, एक हेरेक्लीज यानी कि लॉर्ड कृष्ण और दूसरा डायोनीसस मतलब लॉर्ड शिव। ये कहा जा सकता है कि इंडिका से हमें कंटेम्पररी मौर्यन पीरियड के बारे में काफी जानकारी मिलती है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें मिली इंफॉर्मेशन को बाकी के कंटेम्पररी सोर्सेज से एनालाइज करना जरूरी है, तभी हम सही और गलत इंफॉर्मेशन में फर्क कर सकते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो दोस्तों, हमने जाना कि कैसे एक हम्बल ओरिजिन से शुरुआत करके चंद्रगुप्त मौर्य बनाते हैं अपने टाइम का सबसे बड़ा एम्पायर, और कैसे इस एम्पायर में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन किया जाता था।
कहा जाता है कि उनका एम्पायर कंपैरिजन में अलेक्जेंडर द ग्रेट के एम्पायर से कम नहीं था। उनकी ही लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे बिंदुसार, जिनकी कहानी हमने जानी, और बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।